नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। मनोहर पर्रिकर चौथी बार गोवा के सीएम बन गए हैं। आज शाम पणजी में पर्रिकर ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। पर्रिकर के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें बीजेपी के सिर्फ 2 मंत्री हैं। यह गौर करने वाली बात है कि बीजेपी से ज्यादा मंत्री सहयोगी दल के हैं। खबरदार में आज सबसे पहले हम गोवा में बीजेपी की हारी बाजी जीतने वाली रणनीति का विश्लेषण करेंगे और साथ ही यह भी दिखाएंगे कि कांग्रेस के साथ कैसे गेम हो गया। मनोहर पर्रिकर देवाची शपथ घेता की We strongly object to the decision gone against the constitution. उनके पास 21 नहीं निकले तो माननीय पर्रिकर जी 2 दिन के मुख्यमंत्री रहेंगे। गोवा राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामां निष्ठेन आणि शुद्ध बुद्धीने निभायचं। ये बीजेपी की खुशियों में 4 चांद लगाने वाली तस्वीरें हैं। बीजेपी को यूपी में ही नहीं, गोवा और मणिपुर में भी उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है। गोवा में बीजेपी ने हाथ से फिसल गई बाजी दोबारा हथिया ली, तो कांग्रेस की नैया किनारे लगने के बाद भी डूब गई। It's not a question of soon enough. It's a question of how much money the BJP has thrown to steal the mandate of Manipur and Goa. That's the question. It's not how soon you went. It's with how much money they went. राहुल गांधी मैच गंवा देने वाले कप्तान की तरह दुखी हैं, लेकिन अपनी टीम के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के बजाय पिच की खामियों पर खींच उतार रहे हैं। 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 21 विधायकों की जरूरत थी। 17 विधायकों वाली कांग्रेस को 21 विधायकों के बेंचमार्क तक पहुंचने के लिए सिर्फ 4 विधायकों के समर्थन का इंतजाम करना था। 13 विधायकों वाली बीजेपी को 21 विधायकों के बेंचमार्क तक पहुंचने के लिए 8 विधायकों की जरूरत थी, यानी कि कांग्रेस की जरूरत से 2 गुना। बीजेपी ने 2 पार्टियों के 3-3 विधायक, 3 निर्दलीय और एनसीपी के 1 विधायक का इंतजाम कर लिया। यानी कि सवाल पिच की क्वालिटी से ज्यादा सही टाइमिंग का था, जिसमें बीजेपी बाजी मार ले गई। इससे पहले कि कांग्रेस के चुनावी प्रबंधक पूरी ताकत से एक्टिव होते, बीजेपी के चुनावी प्रबंधकों ने समर्थन का गणित बिठा लिया। कांग्रेस पार्टी के 17 विधायकों ने तो न अपना नेता चुना और न ही अपना कोई दावा पेश किया। जिसका दावा नहीं है, नेता नहीं है और सामने नेता भी है और एक बहुमत का दावा है, और बहुमत स्थापित हुआ पत्रों के माध्यम से और पर्सनल अपीयरेंस के माध्यम से, तो राज्यपाल जी का यह कहना कि आप शपथ लीजिए और कुछ ही दिनों के अंदर अपना बहुमत साबित कीजिए, यह बिल्कुल स्पष्ट था। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि बीजेपी ने गोवा में अपना गेम कैसे बनाया। गोवा में बीजेपी के गेम चेंजर बने नितिन गडकरी, जिन्हें यूपी में ऐतिहासिक जीत के जश्न के बीच ही सीक्रेट मिशन पर पणजी भेजा गया। गडकरी ने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और निर्दलीय विधायकों से सीधे ऑफर पर बात की। दोनों पार्टियों को मंत्री पद का ऑफर दिया। दोनों को अहम विभाग भी दे दिए गए। सहयोगी दल मनोहर पर्रिकर को सीएम बनाने के पक्ष में थे। बीजेपी ने फौरन पर्रिकर को पणजी भेजने का फैसला कर लिया। इससे पहले कि कांग्रेस हरकत में आती, राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड भी करा दी गई, यानी कि कांग्रेसी सरकार के सारे रास्ते सील कर दिए गए। बीजेपी ने 2020 स्टाइल में मैच फिनिश किया। कांग्रेस ने आखिरी दांव के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने उल्टे कांग्रेस से ही सवाल पूछ लिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से पूछा, विधायकों की लिस्ट गवर्नर को सौंपी थी, आपके पास विधायकों के नंबर कहां हैं? गवर्नर के सामने जाकर दावा क्यों पेश नहीं किया? राजभवन के बाहर धरना क्यों नहीं दिया? विधायकों की एफिडेविट कहां है? कई हमारी दलील थी कि वो सबसे ज्यादा आंकड़ों वाली पार्टी को कम से कम कंसल्ट करे, बातचीत करे। सरकार बनाने को बुलाने की तो दूसरी कड़ी होती है। सरकार का न्योता देने से पहले सिर्फ बातचीत करे, उनसे कंसल्ट करे। वो नहीं होना हमारे हिसाब से संविधान का एक बहुत घोर गंभीर उल्लंघन है। वो आर्ग्यू करने का प्रयास कर रहे थे कि उनके पास संख्या है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो रिकॉर्ड्स पे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो ये रिकॉर्ड्स लाया गया कि गवर्नर के सामने सपोर्ट और एविडेंस प्रस्तुत किया गया था 21 का, इसका अंततः जाकर अंत में तो फ्लो टेस्ट ही तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट की तारीख तय कर दी है, लेकिन कांग्रेस के क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल का टेस्ट तो हो चुका है। कांग्रेस के पास लकीर पीटने के अलावा कुछ विकल्प नहीं बचा। पणजी में रोहिणी स्वामी के साथ कमलेश सुतार, आज तक।
कांग्रेस अपनी तरफ से तमाम शिकायतें कर रही है, लेकिन इस सब के बीच मुख्यमंत्री तो बन गए मनोहर पर्रिकर। पर्रिकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। जो गोवा की जो आबो हवा है, लगता है दिल्ली से ज्यादा पसंद आ गई आपको। ऑब्वियसली पूरी जिंदगी यहाँ गुजरी है तो ऑटोमेटिकली यू आर मोर कंफर्टेबल। जो जिधर का आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है वहाँ आप खुशी में रहेंगे। लेकिन मेरी खुशी थोड़ी इसलिए है क्योंकि कई स्पेकुलेशन के बाद में जब आज स्वेरिंग इन हो रहा था उस समय 22 अधिक एक एमएलए उधर हाजिर थे। लेकिन कांग्रेस ने तो कहा है कि मनी पावर का इस्तेमाल करा है, उसकी बूते बने हैं ये विधायक, बनी है ये सरकार। कभी कभी पूरी जिंदगी अपने जैसी दिखती है। राहुल गांधी को भी बाकी लोग अपने जैसे दिखने लगे। तो किसी विधायक को कोई पैसा नहीं दिया गया? क्यों? मैं ये पहले बार चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ हूँ और पिछले बार छोड़ के अर्लियर दो ओकेजन सरकार तो ऐसी ही बनी थी, इससे भी कम थे हमारे। इस बार तो 13 है, पिछले बार तो 10 थे। लेकिन पर्रिकर जी इसमें एक सवाल ये उठता है, एक डर जो रहता है वो ये कि सरकार 5 साल चल पाएगी कि नहीं, कि छोटी पार्टियां ब्लैकमेल ना करने लगे आपको। जब मेरे पास 21 एमएलए है, मेजॉरिटी क्लियर है, तो दबाव क्यों डालूं? बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। गोवा की रेस जो है वो मनोहर पर्रिकर जीत चुके हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस लीड लेने के बाद भी पिछड़ती चली गई थी। बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। खबरदार में अब हम आपको रनर अप पार्टियों के सरकार बनाने का वो फ्लैशबैक दिखाते हैं जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि गोवा में जो कुछ भी हुआ वो पहली बार नहीं हुआ। 2014 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी 79 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन सरकार बनी कांग्रेस और जेडीएस की। दिल्ली में 2013 के चुनाव में सबसे ज्यादा 31 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन सरकार बनी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की, जिसे कांग्रेस ने समर्थन दिया। हालांकि तब बीजेपी ने खुद सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। 2005 में झारखंड में बीजेपी 30 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन राज्यपाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन को सरकार बनाने का मौका दिया। 2002 में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 सीट जीतकर पहले नंबर की पार्टी बनी, लेकिन सरकार बनी पीडीपी और कांग्रेस गठबंधन की। आपको बता दें कि 1989 में लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति वेंकटरमन ने सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता राजीव गांधी को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। 1996 में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी को न्योता मिला, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, लेकिन 13 दिन में ही सरकार गिर गई। तब से ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की जगह स्थायी सरकार बनाने वाली पार्टी को न्योता देने की परिपाटी चल रही है। खबरदार में अब हम आपको गोवा का उतार चढ़ाव वाला इतिहास दिखाते हैं। आपके लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि गोवा में अल्पायु वाली सरकार का पुराना इतिहास रहा है। 1994 में गोवा की रवि नायक सरकार सिर्फ 6 दिन चल पाई। उस वक्त भी कांग्रेस को 18 सीटें मिली थी और वो सबसे बड़ी पार्टी थी। 1990 में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट की चर्चिल अलेमाओ सरकार सिर्फ 18 दिन चल पाई। गोवा 1961 में पुर्तगाल के शासन से आजाद हुआ, तब से वहां 22 सरकारें सत्ता में आती जाती रहीं, यानी गोवा में सरकार की औसत आयु 2.5 साल से ज्यादा नहीं रह पाती। गोवा में अब तक 5 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। गोवा में 639 दिन करीब 21 महीने राष्ट्रपति शासन रहा। ये आंकड़े साबित करते हैं कि गोवा की जनता लंबे समय तक किसी भी राजनीतिक दल पर आंख बंद कर यकीन नहीं करती। गोवा की जनता को बदलाव पसंद है, किसी एक पार्टी का वर्चस्व गोवा को मंजूर नहीं होता। इसीलिए पर्रिकर सरकार के सामने भी उम्मीदों पर खरा उतरने की जबरदस्त चुनौती है। गोवा मणिपुर में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन इन दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम तय हो गए हैं। यूपी उत्तराखंड में बीजेपी को बंपर जनादेश मिला तो सीएम के नाम पर पेच फंसा है। यूपी से ताजा अपडेट यही है कि राजनाथ सिंह ही बीजेपी के राइट चॉइस बनते दिख रहे हैं। इन 5 राज्यों को मैं भरोसा देता हूं कि हमारे ये साथी आपकी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। अच्छे इरादे से करेंगे, अच्छा करने का भरपूर प्रयास करेंगे।
यूपी की उम्मीदें बीजेपी को परेशान कर रही हैं। यूपी का जनादेश इतना बड़ा है कि सीएम की तलाश लंबी होती जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन पीएम के दिल की बात कोई नहीं जानता। आपका भी नाम चल रहा है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है? उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। नहीं, वो तो पता है बनेगा, लेकिन क्या आपका नाम आगे चल रहा है? कैसा, क्या एमएलए में से होना चाहिए या सांसदों में से होना चाहिए? ये निर्णय करना केंद्रीय संसदीय बोर्ड का विषय है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। मुझे लगता है उस पर चर्चा नहीं करना चाहिए। यूपी के जनादेश को देखते हुए बीजेपी की नजरें रह रहकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर जाकर टिक रही हैं। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बीजेपी को लग रहा है कि 325 सीटों पर जीत के पीछे की वजह सिर्फ जातिगत समीकरण नहीं है। बीजेपी का आकलन है कि यूपी को नरेंद्र मोदी से उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों को पूरा करने की काबिलियत राजनाथ सिंह में है। अमित शाह रविवार को राजनाथ सिंह का दिल टटोल चुके हैं, लेकिन खुद राजनाथ सिंह ने दिल की बात नहीं बताई है। आरएसएस के टॉप लीडर्स से राजनाथ सिंह की बातचीत चल रही है। राजनाथ हामी भरने से पहले संघ की राय जानने में लगे हैं। बीजेपी की बड़ी चिंता 100 के करीब उन विधायकों को लेकर है जो दूसरे दलों से बीजेपी में आए और चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी को लग रहा है कि इन 100 विधायकों को कंट्रोल में रखना किसी एक नए नवेले सीएम के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। राहुल, तो क्या जो प्रचंड जनादेश मिला उसके कद को मैच करने के लिए राजनाथ सिंह पर मुहर लग सकती है? अंजना, उन तमाम नेताओं से हमारी बातचीत हुई जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं कि अगला उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन होना चाहिए। जो फिलहाल सोच उभर रही है बीजेपी के भीतर वो ये कि अगर 220-225 का मैंडेट आया होता तो शायद किसी ऐसे को बना सकते थे जो कि किसी जात से आता, जिसके बनाने से ऐसा लगता कि उस कास्ट ने हम लोगों को वोट दिया इसलिए हमने बना दिया। लेकिन जब 300 से ज़्यादा सीटें आ गई, जो कि उम्मीद से ज़्यादा है, तो अब पार्टी को लग रहा है कोई ऐसा नेता जिसका कद ऐसा हो जो पूरे उत्तर प्रदेश को साथ में लेके चले, ताकि पार्टी को जो जिम्मेदारी मिली है वो लगे कि वाकई में उसको उन्होंने एग्जीक्यूट उस तरीके से किया। ऐसे में जब अमित शाह की मुलाकात हुई, जिस दिन चुनाव के नतीजे आए, उस दिन उन्होंने पेशकश की राजनाथ जी को कि आप क्या जाना चाहेंगे। राजनाथ जी ने कहा कि मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं आपको सोच के बताता हूँ। आखिरी फैसला अभी नहीं हुआ है। बात इस पर टिकी कि क्या राजनाथ जी जाना चाहते हैं, दूसरा क्या पीएम चाहते हैं वो जाए। दावेदारों में पूर्वांचल के भूमिहार नेता मनोज सिन्हा भी हैं, तो कुर्मी नेता केशव प्रसाद मौर्य का दावा भी खारिज नहीं हुआ है। लेकिन रेस में सबसे आगे राजनाथ सिंह ही हैं। राजनाथ सीएम बने तो उनके साथ 2 डिप्टी सीएम बनाने पर भी विचार चल रहा है। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ राहुल कंवर, आज तक। खबरदार में अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो होली के जश्न और चुनावी नतीजों के शोर में दब कर रह गई। ये वो खबर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये खबर देश के उन वीर जवानों की शहादत से जुड़ी है जिनकी बदौलत हम और आप चैन से होली खेल पाए। इसीलिए आज हम छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, जिनके वो हकदार हैं। देश होली के जश्न में डूबा था। तब छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के 12 जवानों ने खूनी होली खेलने वाले नक्सलियों से अपनी अंतिम सांस तक जंग लड़ी। जब देश के हर गली नुक्कड़ पर होली का हुड़दंग था, तब सीआरपीएफ के 3 लाख जवानों ने अपने शहीद साथियों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। जब पूरे देश में होलिका दहन हो रहा था, तब देश की खातिर जान देने वाले सीआरपीएफ जवानों की चिताएं जल रही थी। जब देश में होली मिलन हो रहे थे, तब तिरंगे में लिपटे शहीद जवानों के शव अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े थे। जब देश होली के रंगों में रंगा था, तब शहीद के गांव में मातम पसरा था। सुकमा में नक्सली हमले में मारे गए 12 जवानों की याद में सीआरपीएफ के 3 लाख जवानों ने होली नहीं मनाई।
हमारे जो हैं भेजी, जो हमारी वहाँ पे कंपनी है, वहाँ पे 219 बटालियन की, तो लोग निकल रहे थे उसमें आरोपी ड्यूटी के लिए, तो वहाँ पे हमारे तकरीबन 12 जवान शहीद हो गए वहाँ पे। तो इसलिए हमने प्रण लिया है कि जो 11 तारीख को जो घटना घटी है उसके उपलक्ष्य में पूरे CRPF में, पूरे देश भर में कहीं भी होली नहीं मनाई जाएगी और हम लोग उन्हीं परिवारों के साथ खड़े रहेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जो लोग शहीद हो गए। सुकमा में खून की होली खेलने वाले नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में CRPF के 12 जवानों की शहादत पिछले 2 साल में सबसे बड़ा नुकसान है, जिसने देश के 12 परिवारों की होली काली कर दी। जिन चेहरों पर गुलाल और रंग होने चाहिए थे, वो चेहरे आंसुओं की सैलाब में डूबे थे। शहीद तो हुए ही हैं, ये तो जाना था होगा ही, लेकिन हमको तो खुशी है जो हमारा भाई था, दुखी भी है, जिसके लिए शहीद हुआ तो अच्छा है। हमारे गांव का नाम ऊंचा किए हैं और इतिहास अमर करके गए हैं। हम अपने गांव के नौजवानों से, सारे नौजवानों से आग्रह करेंगे कि आज इस अवसर पर उसकी सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी, सभी लोग प्रतिज्ञा लें कि आतंकवाद का समूल नाश करके हम रहेंगे। शहीदों के परिवारों के लिए होली अब कभी खुशी लेकर नहीं आएगी। इस दुख की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन पूरे देश को दुख की इस घड़ी में शहीद के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी शहीदों के सम्मान में होली नहीं मनाई। यह भी सच है कि अपने बहादुर जवानों की शहादत को पैसे के आधार पर नहीं आंका जा सकता, लेकिन उनका देश के लिए, समाज के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, उसे भी यह देश कभी भूलेगा नहीं। तो हम उसे कोशिश करेंगे कि न्यूनतम 1 करोड़ की धनराशि हमारे जो शहीद जवानों के जो परिवार के सदस्य हैं उनको प्राप्त हो सके। छत्तीसगढ़ में CRPF लंबे वक्त से नक्सलवाद से लड़ रही है। सुकमा में इस साल भी नक्सलियों ने उसी दिन को चुना जब 2014 में बस्तर में नक्सलियों ने 11 CRPF जवानों समेत 16 लोगों के खून से होली खेली थी। साल 2016 में देश में हुए 37% नक्सली हमले छत्तीसगढ़ में हुए। नक्सलवाद आतंकवाद से बड़ी समस्या बन चुका है। इसके लिए देश की सरकारें भी जिम्मेदार हैं। नक्सलवाद के खिलाफ CRPF के जवान सीना ताने खड़े रहते हैं, वो भी बिना बुलेट प्रूफ जैकेट। आखिर क्यों? दिन रात नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने वाले CRPF जवान नक्सलियों के चक्रव्यूह में फंस जाएं तो इन्हें बचने का कोई विकल्प नहीं होता। आखिर क्यों? यहाँ तक कि रात के अंधेरे में नक्सलियों की गोलियों का शिकार होने वाले CRPF जवानों के शव ढूंढने के लिए भी सुबह होने का इंतजार किया जाता है। नक्सलवाद देश की सुरक्षा के लिए नासूर बन चुका है, जिसे अगर कैंसर बनने से रोकना है तो नक्सलियों से सीना ताने टक्कर लेने वाले CRPF जवानों के साथ सरकारी भेदभाव छोड़ना होगा, वरना सुकमा में जो हुआ वो आगे भी होता रहेगा और शहीदों के परिवारों की होली आगे भी काली होती रहेगी। ये वो सच्चाई है जिससे मुंह नहीं छिपाया जा सकता। सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। तमाम सरकारें नक्सलवाद के खात्मे की कसम खाती हैं, लेकिन सच यह है कि अधूरी तैयारी के साथ जंग नहीं जीती जाती। यही वजह है कि नक्सली हमलों में CRPF के जवानों की शहादत की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। नक्सलवाद के खिलाफ जंग लड़ने वाले CRPF जवानों के लिए ऐसा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहां उन्हें नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जाए। नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशंस चलाने के लिए CRPF के पास अपने हेलीकॉप्टर्स तक नहीं हैं। यहां तक कि नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मानी जाने वाली एंटी लैंड माइन गाड़ियों का भी CRPF में अभाव है। ज्यादातर नक्सल प्रभावित इलाकों में संचार उपकरण काम नहीं करते। CRPF के पास GPS सिस्टम तक की कमी है। नक्सल प्रभावित इलाकों में CRPF के पास अपनी इंटेलिजेंस सर्विस तक नहीं है, जिसकी वजह से CRPF को नक्सली ऑपरेशंस के दौरान लोकल पुलिस के खबरियों पर निर्भर रहना पड़ता है।
अब सोचिए, इतनी कमियों के बावजूद सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस करते हैं, अपनी जान पर खेलते हैं, ये जानते हुए भी कि हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही है। अगर नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक जंग लड़नी है तो इसके लिए सबसे पहले सरकार और सिस्टम को अपनी उस सोच को मारना होगा जिसमें सैनिक तो होते ही शहीद होने के लिए हैं, वरना नक्सलवादी घटनाएं यूं ही होती रहेंगी और नक्सली देश के वीर जवानों के खून से होली खेलते रहेंगे। सुकमा में नक्सलियों की खूनी होली में शहीद हुए सीआरपीएफ के 12 जवानों को सरकार और सिस्टम ने भी श्रद्धांजलि दी, लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार और सिस्टम इस बात की गारंटी नहीं देते कि सुकमा जैसी घटना दोबारा नहीं होगी, क्योंकि नक्सलवाद हमारे देश के लिए ऐसा नासूर बन चुका है जिसका कारगर इलाज करने में अभी तक हमारे देश की सरकारें नाकाम साबित हुई हैं। इस बात की गवाही देने वाले आंकड़े भी सरकार खुद जारी करती है, जिनके मुताबिक देश में हर दिन औसतन 3 नक्सली अटैक होते हैं। नक्सली 3 दिन में 2 निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। हर तीसरे दिन औसतन 1 जवान माओवादियों के हाथों मारा जाता है। हमारे देश में नक्सलवाद आतंकवाद से भी बड़ा खतरा है। देश के 10 राज्यों में कम से कम 77 जिले गंभीर नक्सलवाद से घिरे, जिनमें छत्तीसगढ़ की हालत सबसे खराब है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई जिले नक्सलवादियों का गढ़ माने जाते हैं, जहां नक्सलवाद का सफाया करने के नाम पर सीआरपीएफ सहित अन्य अर्धसैनिक बलों के करीब 1 लाख जवान तैनात हैं। लेकिन नक्सलवाद जितनी बड़ी समस्या है, उससे निपटने की तैयारी उतनी बड़ी नहीं है। यही वजह है कि हर साल नक्सली हमलों में हजारों निर्दोष लोग मारे जाते हैं और सैकड़ों जवान शहीद होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2011 से 28 फरवरी 2017 तक देश में 7,720 नक्सली घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 1,690 नागरिकों को नक्सलियों ने मार डाला। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में अर्धसैनिक बलों और स्थानीय पुलिस के 597 जवान शहीद हो गए। साल 2011 से अब तक 680 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जबकि 10,773 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान नक्सलियों के ठिकानों पर छापेमारी में 4,052 हथियार जब्त किए गए। नक्सलियों का मुंह काला करने वाले ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में नक्सलवाद अपनी जड़ें कितनी गहरे तक जमा चुका है। अब वक्त आ चुका है कि आतंकवाद की तरह हमें नक्सलवाद के खिलाफ भी कठोर कदम उठाने होंगे, क्योंकि जिस तरह आतंकवादी बेकसूरों को निशाना बनाते हैं, उसी तरह नक्सली भी निर्दोषों को अपना शिकार बनाते हैं। आतंकवादियों की तरह नक्सलवादी भी देश के विकास में रोड़े अटकाते हैं और गरीब लोगों को अपना हथियार बनाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अपनी विरोधी पार्टियों का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन आज सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी का एक वीडियो लोगों को हंसने का मौका दे रहा है, जिसमें रिजल्ट आने से पहले ही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह अपने साथियों के साथ पंजाब में जीत का जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। भले ही पंजाब और गोवा में हार के बाद आम आदमी पार्टी में सन्नाटा पसर गया, लेकिन 4 फरवरी को पंजाब में वोटिंग के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी जीत का जश्न पहले ही मना लिया था, जिसका वीडियो अब ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें आप कार्यकर्ता गाना गा रहे हैं और संजय सिंह भगवंत मान से फोन पर बात करते हुए चुनाव परिणामों का मजाक उड़ा रहे हैं। भगवंत मान गाना चल रहा है यहाँ पे लाइव। यार राष्ट्रीय नेता लोग गाना गा रहे हैं, रीजनल लीडर्स ज्यादा परेशान ना करें। हेलो, किकली सुना दो, किकली। अरे छोड़ो यार, पहले यहाँ 100 सीट आ चुकी है, नंबर 11 मार्च का लाइव देख रहे हैं। और इस वक्त ताजा खबरें आ रही है जलालाबाद से। भगवंत मान 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी 11 राउंड की काउंटिंग समाप्त हुई है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बाबा जी, मालवा अकेले नहीं, सरकार नहीं, आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। भगवान जी, पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जिस तरह आपने बादल की ठुकाई की है, अकेले मालवा से आपको 65 सीटें मिली हैं और 2 सीटें आपने अपने दोस्तों को दे दी है। बताइए कि क्या अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार आप होंगे? आपकी नजर में वो कौन 5 लोग जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं? नीचे से शुरू कीजिए। वैसे अच्छा हुआ कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने नतीजे आने से पहले ही अपनी जीत का जश्न मना लिया, वरना जीत का जश्न मनाने की ख्वाहिश शायद दिल में ही रह जाती। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।